गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोगों को पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को बता चुके हैं कि केमिस्ट्री का कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी करवाया था और भी आगे हम कंटिन्यू करने के लिए देखिए आपके सामने में कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे बिहार दरोगा है या फिर एसएससी का जो एग्ज़ाम हो गया, एसएससी जीडी हो गया, या बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बीपीएससी यूपीएससी, जिसमें केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा हटके होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले भी कुछ क्वेश्चन बताए हैं और आगे भी और क्वेश्चन हमको बताना है जो आपके सामने में लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है 21 नंबर, 20 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो है प्रकृति में सबसे भारी धातु कौन सी है। देखिए धातु तो आप लोग बहुत तरह का देखें, लेकिन पूछ रहा है सबसे भारी धातु कौन सा है, मतलब पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी धातु जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, मात्रा थोड़ा सा रहेगा लेकिन वजन ज्यादा होगा, तो ऐसा कौन सा धातु है। ऑप्शन में प्लेटिनम, गैलियम नहीं, ऑस्मियम, याद रखना है ऑस्मियम धातु सबसे भारी धातु माना गया है। कैल्शियम तो हल्का धातु है, तो याद रखना ऑस्मियम, इसका संकेत होता है OS। ऑस्मियम का संकेत होता है OS और इसकी परमाणु संख्या होती है 76। ये पृथ्वी का सबसे भारी धातु इसको माना गया है, ठीक है। इसका घनत्व बड़ी ज्यादा होता है, थोड़ा सा मात्रा लीजिएगा एकदम भजन टाइप का दिखेगा ये। 22 नंबर क्वेश्चन अगला है प्रकृति का सबसे हल्का धातु कौन है। चलिए वो पूछा भारी धातु कौन है, पहला में था कि भारी धातु कौन है, अगला में पूछा कि हल्का धातु कौन है। तो पूरे पृथ्वी पर का सबसे हल्का धातु अगर आपसे कोई पूछे तो वो है लिथियम धातु। लिथियम जिसकी परमाणु संख्या 3 होती है, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ था हाइड्रोजन, पहला बात तो कि हाइड्रोजन धातु ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा हेलियम, हेलियम भी धातु नहीं है। तीसरा है लिथियम, चलिए ऑप्शन इसका लिथियम हो जाएगा। चौथा ऑप्शन में दिया है पारा, ध्यान में करते हैं आप लोग थर्मामीटर जो में जो पारा होता है वो हल्का धातु नहीं, वो भारी, उसका घनत्व ज्यादा होता है, तो सबसे हल्का धातु हो गया लिथियम। संकेत होता है Li और इसकी परमाणु संख्या होती है 3। तो लिथियम पूरे पृथ्वी का सबसे हल्का धातु लिथियम को माना गया, लेकिन एक कठोर भी होता है थोड़ा सा, सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में ना थोड़ा सा कठोर धातु इसको माना गया। अगला क्वेश्चन है रक्तस्राव रोकने के लिए एल्युमिनियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कहीं पे कट गया, ब्लीडिंग अगर चालू हो गया है ना, कहीं छिला गया और ब्लीडिंग अगर चालू हो गया, तो उसको रोकने के लिए हम लोग पोटेशियम के एल्युमिनियम के किस यौगिक का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए एल्युमिनियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं ना कभी कभी सेविंग वगैरह करवाते हैं और कहीं कट उठ जाता है, ब्लीडिंग जब होने लगता है तो हम लोग फिटकिरी रगड़ते हैं। तो फिटकिरी क्या है, फिटकिरी जो है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटाश एलम, यही एल्युमिनियम का यौगिक होता है। इसमें होगा कहीं ऑप्शन में, हाँ पहला एल्यूमिना, नहीं एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3, ये नहीं यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, हमने शुरू में बोल दिया फिटकिरी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिटकिरी का देखिए यहाँ पे दूसरा नाम है पोटाश एलम, इसी को हम लोग मार्केट में फिटकिरी के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना है K2SO4 L2SO4 का होल 3 24H2O, ये ध्यान दें, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन इसको हम लोग पोटाश एलम या फिटकिरी के नाम से जानते हैं। यही एल्युमिनियम का ऐसा यौगिक है जिसका इस्तेमाल ब्लड का जो माने कहीं से स्राव शुरू हो जाता है, रक्त का स्राव शुरू हो जाता है, ब्लड कहीं से इधर उधर कटने के बाद जब चालू हो जाता है, गिरने लगता है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग उस पर फिटकिरी रगड़ते हैं, यानी कि पोटाश एलम का प्रयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन में बॉक्साइट दिया, आपको पता है कि बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका यूज हम लोग कटने उठने जगह पे थोड़े नहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है। अभी सबसे ज्यादा धातु कौन पाया जाता है, पहले तो हम लोग हल्का धातु, भारी धातु, इस सब की बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन दे दिया कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है। याद रखना है पृथ्वी पर कई तरह के धातु पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम, है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है लोहा, नहीं लोहा पहला धातु नहीं है, दूसरा स्थान है इसका, सेकंड नंबर पे आता है, ऐसे फर्स्ट नंबर पे एल्युमिनियम इसका ऑप्शन होगा जी, याद रखना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, एल्युमिनियम, याद कर लीजिए। हाँ एल्युमिनियम के बाद अगर पूछेगा कि दूसरा नंबर पे कौन है, तब दूसरा नंबर पे हम लोग बोलेंगे लोहा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा छोटा चीज है लेकिन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भूलिएगा नहीं इसको।
तांबा है, सोना है, नहीं सोना तांबा ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया। अगर सोना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता तो फिर तो ये इतना महंगा नहीं होता। ठीक है, तो सोना आंसर नहीं हो सकता है, तांबा आंसर नहीं हो सकता है, तो कौन सा है? सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर एल्युमिनियम पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? देखिए इतना 4 को जो धातु दिया हुआ है ऑप्शन में, आपको एक बात बता दें, लोहा जो है, पहले हम कैसे जानेंगे कौन क्रियाशील, कम क्रियाशील धातु? कम क्रियाशील धातु का मतलब हुआ कि जिस पर हवा और पानी का कोई प्रभाव ज्यादा ना पड़े। मैंने हवा में खुला छोड़ दीजिए, पानी में फेंका हुआ छोड़ दीजिए, अगर वो उससे कुछ नहीं होता उसको तो समझ जाएंगे वो हवा और पानी से रिएक्शन करने वाला धातु नहीं है। तो ऐसा कौन सा धातु है जिसको हवा और पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आपको मालूम है कि लोहा में तो भाई पानी में छोड़ दीजिएगा, हवा में छोड़ दीजिएगा, जंग लग जाएगा। तांबा के बर्तन को भी अगर कई दिनों तक आप खुला छोड़ देते हैं हवा में, है ना, बरसात के दिन में या कहीं पे छोड़ दीजिएगा ज्यादा दिन तक, तो ये खराब हो जाता है, दूसरे टाइप का, इसका कलर देखिएगा ब्लू टाइप का हो जाता है। एल्युमिनियम का बर्तन ये भी खराब हो जाएगा। आप मार्केट से खरीद के लाइएगा एल्युमिनियम का कोई बर्तन, एकदम चकाचक रहेगा, कुछ दिन यूज कीजिए, फिर वैसे ही छोड़ दिए उसको हवा में, तो देखिएगा उसका जो कलर है वो उतना चमकीला नहीं हो पाता है, थोड़ा सा कलर इसका गायब होता है। और गायब होने का रीजन है कि वो रिएक्शन करता है ना, क्रियाशील है। सबसे कम क्रियाशील अगर कोई धातु है तो वो है प्लेटिनम। याद रखना, पूरे पृथ्वी पर सबसे कम क्रियाशील धातु अगर कोई पूछे जो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता हो, वो है प्लेटिनम। ये सब ऐसे क्वेश्चंस है ना जिसको अगर आप चाहिए ना तो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, और याद तो रख ही सकते हैं, साथ ही साथ मतलब इसको जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना उस सब के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल जो हम लोगों से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है ना, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब भी हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं कि भाई कौन भारी धातु है, कौन हल्का धातु है, कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है, कौन ज्यादा क्रियाशील धातु होता है। इस तरह के क्वेश्चंस का आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। मतलब इसको एकदम ऐसे याद कर लीजिए ना, देखिए 5-5, 10-10 करके हम डाल रहे हैं, लेकिन उसको आप अगर कंप्लीट अगर याद कर लेते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप सबसे पहले बनाएंगे, और इसको पढ़ना है कब तक? जब तक पेट दर्द नहीं होने लगे। एकदम पढ़िए, मन से पढ़िए, है ना। पेट दर्द जब तक नहीं हो तब तक एकदम पढ़ते रहिए। ये नहीं कि पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर कैसे पढ़ें, देखिए पढ़ने का कोई अपना अपना तरीका है सबका। इसलिए अगर आप कोई पूछते हैं कि सर हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि जल्दी याद हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप 6 घंटे ही पढ़ेंगे तभी ज़्यादा याद होगा, 10 घंटे पढ़ेंगे तभी ज़्यादा याद होगा। पढ़ने का अपना अपना तरीका है। मतलब जब तक आपका मतलब इच्छा है पढ़ने का तब तक पढ़ते रहिए, जब वहां से लगे कि नहीं अब हमसे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो छोड़ दीजिए। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं जब तक पेट दर्द नहीं शुरू हो जाए तब तक आप पढ़ते रहिए। अब कहेंगे सर पेट दर्द तो भाई दूध, कच्चा दूध पी लेने से भी हो जाता है ना। कच्चा दूध भी पी लीजिएगा ना तो पेट दर्द शुरू हो जाएगा। तो हम उस पेट दर्द की नहीं बात कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे हम किस पेट दर्द की बात कर रहे हैं। वैसे दूध की अगर बात आई तो एक बात याद आ गया। एक कोई स्टूडेंट जो हमसे पूछा था कि सर दूध जो है उसको ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं तो फट क्यों जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। दूध को ज़्यादा देर तक अगर हम छोड़ देंगे कहीं पे रखा हुआ, जैसे अचानक मैंने कहीं से हम दूध लेके आए डायरेक्टली, और वो दूध बहुत पहले का है, उसको अगर पी लेते हैं ना तो पेट में जाकर के गैस बना देता है, क्योंकि वो फट जाता है जाके। सवाल है कि सर ज़्यादा देर तक दूध को अगर रख देते तो फटता क्यों है? तो देखिए रीजन इसका ये है कि जब आप कभी भी दूध को ज़्यादा देर तक या गर्मी के दिन में अगर ज़्यादा देर तक कहीं पे छोड़ देते हैं रखा हुआ, तो दूध में एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि अब सबको मालूम है कि दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो है लैक्टोज। तो लैक्टोज नाम का जो कार्बोहाइड्रेट है, बैक्टीरिया क्या करता है उसको डिकम्पोज करके, अपघटित करके लैक्टिक अम्ल में बदल देता है ना। और लैक्टिक अम्ल क्या है? अम्ल है। हम आपको पहले भी वो कई बार बता चुके हैं कि दूध फटने का मेन रीजन होता है उसका पीएच मान घटना। तो जैसी लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से, चूंकि अम्ल न है जी, अम्ल जहां भी बनना शुरू होगा उसका पीएच मान घटना स्टार्ट हो जाएगा। पीएच मान 7 से उसका कम होने लगता है। तो दूध का जो पीएच मान पहले से जो मौजूद है उससे इसका पीएच मान अचानक से घटने लगता है। अब पीएच मान जैसे ही घटने लगता है, दूध में जो प्रोटीन होता है उसका स्ट्रक्चर वहां से टूट जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर वो ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से दूध जो है वो, है ना, जमा हुआ टाइप का हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दूध फट चुका है। तो याद रखना, दूध फटने का मेन रीजन है उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा देर होने की वजह से वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने की वजह से वह लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने लगता है। लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से उसका पीएच मान दूध का घटने लगता है, जिससे दूध जो है वो फट जाता है। तो एक सवाल जो है हमसे क्लास में
एक बच्चा जो पूछा था कि सर दूध को ज़्यादा देर तक रखते हैं तो फट क्यों जाता है। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि दूध को फटने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, दूध को फटने से बचाने के लिए आपके पास दो उपाय हैं। या तो आप उसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए, जिसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं। खाने वाला सोडा जो है आप सबको पता है कि क्षारीय नेचर का होता है। जैसे ही दूध में डालिएगा तो पीएच मान को बढ़ा देगा। जैसे पीएच मान को बढ़ाएगा तो अब बताइए, हमने क्या बोला कि दूध को फटने के लिए पीएच मान घटना चाहिए। अब मान लिया कि पीएच मान बढ़ा दिया 8 से ज्यादा, मैंने 7 से ज्यादा कर दिया, क्योंकि क्षारीय नेचर का है। अब उसके पीएच मान को फिर धीरे धीरे घटने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कुछ देर तक दूध आसानी से नहीं फट सकता है। दूसरी बात है, कुछ जगहों पे आप देखे होंगे कि जो दूध का जो फैक्ट्रीज होता है वो दूध को फटने से बचाने के लिए उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करता है, जो मार्केट में हाइड्रो के नाम से मिलता है। तो हाइड्रो डालने से वो क्या होता है भाई, तो हाइड्रो डालने